हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा प्रोडक्शन फंक्शन, चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। प्रोडक्शन फंक्शन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। इस चैप्टर में हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे और प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर का लिंक तो मैं बोलता हूं आगे आने वाले चैप्टर्स में, लाइक कॉस्ट में, रेवेन्यू में, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में, मार्केट में, हर जगह कुछ ना कुछ तो यूज होता ही है। तो प्रोडक्शन फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो आगे आने वाली क्लासेस में, जैसे कि क्लास 12th के बाद आप ग्रेजुएशन करेंगे, कोई प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, जहां भी इकोनॉमिक्स आएगी, ये चैप्टर पक्का होगा। 11th क्लास में आपको प्रोडक्शन फंक्शन के बेसिक्स सिखाए जाते हैं। व्हाट इज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन होता क्या है। बहुत बच्चों को मालूम नहीं होता प्रोडक्शन डिटेल में कि होता क्या है। तो प्रोडक्शन बताऊंगा डिटेल में क्या होता है। प्रोडक्शन किसकी हेल्प से होता है? बहुत सिंपल भाषा में, प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से होता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार तरीके के होते हैं दोस्तों: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। हम डिटेल में पढ़ेंगे, डिवाइड करेंगे दो कैटेगरीज में। फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं। इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर दो टाइम पीरियड भी होते हैं, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। बहुत बच्चे स्टार्टिंग से ही कंफ्यूज होते हुए आते हैं कि सर शॉर्ट रन मींस 1 साल, लॉन्ग रन मतलब 5 साल। ऐसा इस चैप्टर में बिल्कुल भी नहीं है। शॉर्ट रन मींस 1 साल नहीं होता, लॉन्ग रन मतलब 5 साल नहीं होते इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन चैप्टर। यहाँ पे कुछ अलग ही है, फैक्टर्स के बेस पे बताया जाता है कि शॉर्ट रन क्या होगा, लॉन्ग रन क्या होगा। आपके बिजनेस के स्केल के हिसाब से बताया जाता है कि शॉर्ट रन क्या होगा, लॉन्ग रन क्या। तो इस चैप्टर को मैं बोल रहा हूं, अपने कान खोल के, दिमाग खोल के ध्यान से सुनना और आंखें खोल के ध्यान से देखना मैं क्या लिखता हूं और क्या बताता हूं। आपका ध्यान कहीं और डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। ये चैप्टर बहुत काम का है। प्रोडक्शन समझ में आ गया तो कॉस्ट बहुत अच्छा समझ में आ गया। तो बेसिक है ये चैप्टर दोस्तों। देखो, मेरा काम बताना है, फर्ज मेरा कि आप ढंग से समझो, इंपॉर्टेंट है, करना आपका काम है। आप जितना अच्छा करेंगे उसमें आप ही का फायदा है और किसी का फायदा नहीं है। आपका फायदा तो हमारा भी फायदा है ना। तो आपका फायदा पहले, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन शुरू कर रहे हैं, ध्यान से सुनना है। एक एक कंसेप्ट को बहुत बेसिक में डिटेल में जाके समझाऊंगा, आराम से, तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे, ध्यान से सुनना। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट प्रोडक्शन फंक्शन इन डिटेल। तो प्रोडक्शन फंक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्शन क्या होता है दोस्तों। तो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बोलूं बच्चों कि प्रोडक्शन मींस, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दोस्तों प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन फंक्शन अलग होता है, प्रोडक्शन अलग होता है। मैंने बोला प्रोडक्शन मींस जब भी हम इनपुट्स को जब भी हम इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट कर देते हैं ना, हम उसे प्रोडक्शन का नाम देते हैं। जब भी हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर देते हैं, या मैं कह सकता हूं कि जब भी हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, फिनिश प्रोडक्ट में, फिनिश्ड गुड्स में, उसे भी हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं। तो प्रोडक्शन मींस है क्या, कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट, या कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। ये बेसिक बात बताई जाती है क्लास 11 में। आगे जाके आप बहुत कुछ सीखोगे प्रोडक्शन क्या होता है, क्रिएशन और एडिशन टू यूटिलिटीज आल्सो कॉल्ड प्रोडक्शन। ये भी आप पढ़ेंगे आगे कि जब सेटिस्फैक्शन क्रिएट हो जाए ना जिस चीज में, वो प्रोडक्शन। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप बैठते हैं, आप चेयर पे बैठे हो, मैं भी चेयर पे बैठा हूं। चेयर बनती किससे है, रॉ मटेरियल से। रॉ वुडन चेयर लकड़ी से, प्लास्टिक चेयर रॉ प्लास्टिक से। तो रॉ वुडन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देगा बैठने में जितना आपको चेयर सेटिस्फेक्शन देगा। जब तक चेयर ना बन जाए तब तक उसे प्रोडक्शन। तो बहुत तरह की चीजें हैं। क्लास 11th में आप इतना ही समझो, देखो बताने को बहुत कुछ मेरे पास है। क्लास 11th में इतना ही समझो कि प्रोडक्शन मींस कन्वर्जन ऑफ इनपुट टू आउटपुट। दैट्स इट। आपके लिए खत्म हो गया। आपके लिए इतना ही है, आगे जाके पढ़ना, बड़े हो जाओगे। कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स आपके लिए नहीं करता। ये प्रोडक्शन होता है। अब प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? अगर मैं आपको बोलूं प्रोडक्शन फंक्शन मींस इट रेफर्स टू इट रेफर्स टू द टेक्निकल रिलेशन टेक्निकल रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के टेक्निकल रिलेशनशिप को हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। सर ऐसा क्यों बोला?
बेटा प्रोडक्शन यानी आउटपुट तभी मिल पाएगी आपको जब आपके पास इनपुट्स होंगे। मैं छोटी सी बात लिखता हूं, ओ मींस आउटपुट। आउटपुट इज फंक्शन ऑफ इनपुट्स। इनपुट्स दो मेरे पास हैं, लेबर और कैपिटल, एल एन के फॉर कैपिटल नहीं होता, सी फॉर कैपिटल होता है, बट यहाँ डिनोट कैसे कर रहे हैं, आउटपुट इज फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ये दोनों जो है ना बेटा, ये दोनों, ये है इनपुट्स। ये क्या है दोस्तों, इनपुट्स। और ओ जो है वो क्या है, आउटपुट। तो आउटपुट किसका फंक्शन है, इनपुट का। हमारे पास जितनी ज्यादा इनपुट अवेलेबल होंगी उतना ज्यादा आप आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो प्रोडक्शन फंक्शन इज डिफरेंट एंड प्रोडक्शन इज डिफरेंट। प्रोडक्शन क्या था, कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, द टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। ये आपको इक्वेशन लिख के दिखा दी। आप यहां पर देखिए, प्रोडक्शन का मीनिंग आपको गिवन है, उसके बाद आपको प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग गिवन है। प्रोडक्शन फंक्शन के बाद यह छोटी सी इक्वेशन गिवन है आपको, इसे आप ध्यान रखें, आउटपुट इज फंक्शन ऑफ इनपुट्स लेबर एंड कैपिटल। उसके बाद अब आपको समझाया जाएगा इकोनॉमिक्स में शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है, फिक्स्ड फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं। ये दोनों टॉपिक बेसिक टॉपिक हैं, इसके बाद जाके आप चैप्टर शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताऊंगा मैं आपको व्हाट इज शॉर्ट रन, व्हाट इज लॉन्ग रन, व्हाट इज फिक्स्ड फैक्टर, व्हाट इज वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेरे हिसाब से समझो कि जो फैक्टर्स होते हैं, क्या चीज, जो फैक्टर्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो मैं फैक्टर्स को इनपुट्स भी कह सकता हूं, कंफ्यूज नहीं होना आपको, मैं सारी बातें बताऊंगा। फैक्टर्स जो हैं वो दो तरह के हैं हमारे पास। एक हमारे पास है फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एक हमारे पास है वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। फिक्स्ड फैक्टर्स वो हैं जैसे कि हम बोलते हैं लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, टूल्स, ये सब फिक्स्ड फैक्टर्स के अंदर आते हैं। परमानेंट स्टाफ, परमानेंट स्टाफ। हम बात करते हैं अगर लेबर की, दिस इज वेरिएबल फैक्टर। लेबर, रॉ मटेरियल, ये सब क्या है, वेरिएबल फैक्टर्स है। मेरी बात समझना, क्यों बोल रहा हूं इनको वेरिएबल फैक्टर और क्यों बोल रहा हूं इनको फिक्स्ड फैक्टर्स, सुनना ध्यान से। देखो बेटा, फिक्स्ड फैक्टर्स वो है जिनको हम आसानी से शॉर्ट रन में बदलते नहीं है, इनको हम लॉन्ग रन में बदलते हैं। तो अब शॉर्ट रन क्या है, लॉन्ग रन क्या है, ये भी साथ साथ समझ लेते हैं। इकोनॉमिक्स में कभी मत बोलना कि शॉर्ट रन मतलब कि एक साल। शॉर्ट रन मींस as long as fixed factors are fixed, as long as fixed factors remain unchanged। जब तक फिक्स फैक्टर्स को बदला ना जाए तब तक समझ लो आपका शॉर्ट रन चल रहा है। मैं इससे आसान नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बताएगा इससे आसान आपको। शॉर्ट रन इकोनॉमिक्स में वो है जब तक आप फिक्स फैक्टर्स को ना बदलें तब तक आपका शॉर्ट रन चल रहा है। जिस दिन आपके फिक्स फैक्टर्स बदल गए उस दिन लॉन्ग रन शुरू हो गया बेटा। सुनो ध्यान से, लॉन्ग रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है, when fixed factors when fixed factors become variable। जिस दिन फिक्स फैक्टर्स बदल दिए गए वो लॉन्ग रन हो जाएगा। हम कह सकते हैं ऑल फैक्टर्स जब वेरिएबल हो गए तो वो लॉन्ग रन है। मेरी बात समझो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक प्रोडक्शन का। मान लो एक फैक्ट्री, एक फैक्ट्री है, आपने वहां एक मशीन लगाई, एक फैक्ट्री के लिए लैंड परचेज किया, एक लैंड, एक पीस ऑफ लैंड, एक मशीन लगाई, ठीक है, थोड़े से टूल्स इक्विपमेंट आपने लगा दिए, आपने फिक्स फैक्टर लगा दिए, लैंड भी लगा दिया, इक्विपमेंट, टूल्स और मशीन, दीज आर फिक्स फैक्टर्स आपने लगा दिए, ठीक है। उसके बाद आपको लेबर भी चाहिए जो रोज रोज चेंज होगी, कभी ज्यादा कभी कम। रॉ मटेरियल कभी ज्यादा कभी कम आएगा। जो चीज कभी ज्यादा कभी कम आ रही है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है आपको, आपको रॉ मटेरियल ज्यादा डालना पड़ेगा। आज प्रोडक्शन कम करना है आपको, रॉ मटेरियल कम डालना पड़ेगा। ये फैक्टर वेरिएबल होते हैं जो बदलते रहते हैं आउटपुट के साथ। लेकिन मशीन आपकी एक ही है, मशीन आपकी एक ही है, लैंड आपका एक ही है।
एक दिन ऐसा आएगा जब आपको अपने प्रोडक्शन का स्केल बढ़ाना होगा, बहुत बड़ा स्केल बनाना, आपको एक और फैक्ट्री खोलनी है, फ्रेंचाइजीज, बड़ी बड़ी चीज, आपके सपने हैं। उस दिन एक मशीन से आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको दो मशीन लेनी। हो सकता है आप साथ वाला प्लॉट खरीद लो, लैंड खरीद लो, 2 पीस ऑफ लैंड हो गए, मशीन एक और रख लो। उस दिन मैं बोलूंगा मशीन 1 से 2 हो गई। जिस दिन मशीन 1 से 2 हो गई, इट मींस आपके फिक्स फैक्टर्स पहले 1 थे, अब 2 हो गए, एक और डाल दी, 3 हो गए, आपका लॉन्ग रन शुरू हो गया। अब मुझे बताओ, क्या जरूरी है कि 5 साल बाद डालोगे एक और मशीन? क्या पता 3 साल में डाल दूंगा, क्या पता 8 साल बाद डालो। तो इकोनॉमिक्स में लॉन्ग रन क्या है? जिस दिन फिक्स फैक्टर्स को बदला जाएगा, बदला मतलब पुराना हटा के नया नहीं लगाया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा, 1 से 2, 2 से 3, आप फिक्स फैक्टर्स और बढ़ा रहे हो, आप फिक्स इन्वेस्टमेंट और कर रहे हो, आपका लॉन्ग रन शुरू हो गया दोस्तों। तो इकोनॉमिक्स में लॉन्ग रन मींस जब फिक्स फैक्टर्स को बदल दिया जाए, लॉन्ग रन। फिक्स फैक्टर्स फिक्स्ड है, आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा के, वो शॉर्ट रन चल रहा है। आप मशीन उतने की नहीं, एक ही मशीन है आपके पास, आप रॉ मटेरियल बढ़ा रहे हो, लेबर बढ़ा रहे हो उसी मशीन के, तो आपका शॉर्ट रन चल रहा है। तो शॉर्ट रन मींस जब प्रोडक्शन को बढ़ाया जा रहा है सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करके, फिक्स को नहीं। लॉन्ग रन मींस जब प्रोडक्शन के स्केल को बढ़ाया जा रहा है, आप उसमें फिक्स फैक्टर भी चेंज कर रहे हो, वेरिएबल फैक्टर भी चेंज कर रहे हो, ये आपका लॉन्ग रन है। मेरी बात समझ में आ रही होगी, बहुत आसान बताया मैंने आपको। तो फिक्स फैक्टर्स क्या होते हैं बता दिए। फिक्स फैक्टर्स आर दोस फैक्टर्स which are fixed in short term। बस सिंपल सी बात है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते शॉर्ट टर्म में। फिक्स फैक्टर्स को चेंज कब कर सकते हैं? आप बोलोगे सर लॉन्ग रन। Fixed factors are those factors which cannot be changed in short run, which can be changed only in long run. Variable factors are those factors which can be changed short run as well as in long run। तो उनका मतलब ही यही है, चेंज होना। वेरिएबल, लेबर वेरिएबल फैक्टर, रॉ मटेरियल वेरिएबल फैक्टर। ये था आपका फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपको समझ में आया होगा। तो फिक्स फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, दोनों मैंने को बता दिया। अब आप डिफरेंस कर लेना, ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है। वेरिएबल फैक्टर्स वो हैं जो आउटपुट के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, लेकिन फिक्स फैक्टर्स सीधा आउटपुट के साथ साथ चेंज नहीं होते। फिक्स फैक्टर्स चेंज होते हैं लॉन्ग रन में। एग्जांपल है बिल्डिंग, प्लांट, वॉमन, स्टाफ, मशीनरी। ओके, रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, ये सब क्या है? वेरिएबल फैक्टर। आप शॉर्ट रन में भी चेंज कर। ये था आपका शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, फिक्स फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स। समझ में आ गया ना? अब आपका शुरू होगा मेन चैप्टर। यहां तक आपको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है, आगे और अच्छा समझ में आएगा। अब हम शुरू करेंगे। प्रोडक्शन क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्शन को आप कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हो। आज लाइक आपने एक बार चैप्टर पढ़ा था यूटिलिटी, वहां आपने TUMU पढ़ा था ना, ऐसे ही यहां पर कुछ तरीके से हम डिवाइड कर रहे हैं प्रोडक्शन को 3 टाइप्स में। दैट इज टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, इसको हम बोलेंगे दोस्तों TP, टोटल प्रोडक्ट, या फिर इसको टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, TP भी बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज एवरेज प्रोडक्ट। ओके, एवरेज प्रोडक्ट AP, या फिर एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट APP भी बोला जाता है कई बुक्स में। नेक्स्ट इज मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि MP, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट भी इसको आप बोल सकते हैं, MPP। अभी हम MP लिखेंगे। ये 3 तरह के हमारे पास प्रोडक्शन, इन तीनों को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे, फिर इन तीनों का रिलेशनशिप पढ़ेंगे। जैसा हमने टी और एमयू का पढ़ा था ना, ऐसे टेबल बहुत यूज होगी। टेबल नहीं आती पूरा चैप्टर आपके लिए गुल है, जीरो है। टेबल आनी चाहिए समझ। तो सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज टीपी, व्हाट इज एपी, व्हाट इज एमपी। सबसे पहले बताऊंगा आपको व्हाट इज टोटल प्रोडक्ट। सुनिएगा ध्यान से। हम क्लास 11th में शॉर्ट रन डिटेल में पढ़ेंगे, लॉन्ग रन आपके सिलेबस में नहीं है। लॉन्ग रन का सिर्फ मीनिंग है आपके सिलेबस में, पढ़ लिया हमने। डिफरेंस आपके सिलेबस में है शॉर्ट रन लॉन्ग रन का, लेकिन लॉन्ग रन की लॉज ऑफ प्रोडक्शन, लॉन्ग रन के प्रोडक्शन आपके सिलेबस में नहीं है। लॉन्ग रन हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पूरा शॉर्ट रन। ये चैप्टर पूरा शॉर्ट रन में चलता है। तो शॉर्ट रन में आप सब जानते हैं हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हैं। फिक्स फैक्टर्स कैन नॉट बी चेंज इन शॉर्ट रन। फिक्स फैक्टर जब चेंज होंगे तो लॉन्ग रन आ जाएगा, बता दिया मैंने। तो मान लीजिए आपने एक मशीन लगाई हुई है, एक लेबर लगाई है, फिर 2 लेबर लगा दें,
फिर 3 लगा दी, फिर 4 लगा दी, 5 लगा दी। लेबर को इंक्रीज करते जाएंगे, क्या आउटपुट पे फर्क नहीं पड़ेगा? सर पड़ेगा, आउटपुट बढ़ती जाएगी। जितनी ज्यादा लेबर, सिर्फ लेबर नहीं, रॉ मटेरियल भी, पूरे पूरे वेरिएबल फैक्टर की बात कर रहा हूं। वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करने से आपका प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है। तो मैं क्या लिखता हूं टीपी की डेफिनेशन, इट रेफर्स टू द टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड, total output produced with the help of available factors of production, या given factors of production। जितनी टोटल आउटपुट आपने प्रोड्यूस की है with the help of given factor of production, या शॉर्ट रन हो चाहे लॉन्ग रन हो, इज नोन एज टीपी, टोटल प्रोडक्ट। एपी क्या होता है? बहुत सिंपल है, इट रेफर्स टू द per unit of total output produced, यानी कि टीपी, per unit of total output produced। मेरी बात समझना, अगर मैं ये बोलूं कि 4 लेबर ने 80 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, किसकी? मान लीजिए पेन की 80 यूनिट्स पेन प्रोड्यूस किए हैं 4 लेबर ने। तो एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि एक लेबर ने कितना प्रोडक्शन किया है, टीपी डिवाइड बाय लेबर। बहुत सिंपल है, 80 यूनिट्स पेन बनाए थे 4 लेबर ने, तो एक लेबर ने कितने बनाए दोस्तों? 20 यूनिट्स। दिस इज एपी। बहुत सिंपल है, एवरेज प्रोडक्ट मतलब होता है कि एक लेबर ने पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर कितना प्रोडक्शन किया। एपी, इट रेफर्स टू द पर यूनिट ऑफ टोटल आउटपुट, कि एक लेबर ने एक वेरिएबल फैक्टर की वजह से कितना आउटपुट बना है, वो आपका एपी है। अगर आपको टोटल प्रोडक्ट निकालना है ना, तो आप एवरेज प्रोडक्ट को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो लेबर से। देखो 20 इंटू 4 इज इक्वल टू 40। अगर मैं एपी को लेबर से मल्टीप्लाई करता हूं, टीपी आ सकता है, और टीपी को लेबर से डिवाइड करूं तो एपी आ सकता है। तो एवरेज प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट क्या था? टोटल आउटपुट प्रोड्यूस विद हेल्प ऑफ गिवन इनपुट्स। और एपी क्या है? पर यूनिट ऑफ टोटल आउटपुट, यानी कि एक लेबर ने, एक वेरिएबल फैक्टर ने, आप बोल सकते हो कितना प्रोडक्शन। अब एक थोड़ी सी डिटेल में और जाता हूं मैं। हमने 4 लेबर लगाए, 80 पेन प्रोड्यूस हुए। हमने 5 लेबर लगाए, 100 पेन प्रोड्यूस हुए। तो एक लेबर फालतू यानी एक्स्ट्रा लगाने से आपके 20 पेन एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुए। वो 20 पेन जो है ना, वो है मार्जिनल प्रोडक्ट। सुनना सुनना ध्यान से, इट रेफर्स टू द चेंज इन टीपी, टोटल प्रोडक्शन में जितना भी चेंज हुआ। अब चेंज कैसे होगा टीपी? बाय एम्प्लॉयमेंट ऑफ वन मोर, सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। एक लेबर यानी कि एक वेरिएबल फैक्टर एक्स्ट्रा लगाने से जो टोटल प्रोडक्शन में चेंज आया, दैट इज एमपी। फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्त? एमपी इज इक्वल्स टू टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। जैसा कि आपने यूटिलिटी चैप्टर में किया था, आपने एमयू निकाला था टीयू से। ऐसे ही मैंने एग्जांपल क्या दिया कि 4 लेबर लगाने से आपने 80 पेन प्रोड्यूस किए थे, और जब 5 लेबर लगाई तो आपने 100 पेन बनाए। इट मींस आपने एक लेबर फालतू लगाने से 20 पेन एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किए। मैंने 100 में से 80 को माइनस किया, इट मींस मैंने टीपीएन माइनस 1 किया, नया प्रोडक्शन माइनस पुराना वाला प्रोडक्शन, दैट इज एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट। लेकिन अगर यूनिट्स जंप्स में होती है, मैंने बोला होता 4 लेबर ने 80 पेन बनाए और मैंने 3 लेबर और लगा दी, यानी कि 7 लेबर, 120 पेन बने।
तो आपको एमपी निकालना है। फिर आप कैसे निकालेंगे? फिर आप बोलेंगे चेंज इन टीपी डिवाइड बाय चेंज इन लेबर। आप इस फॉर्मूले की मदद से निकालें। एग्जांपल देता हूं, 4 लेबर ने 80 पेन बनाए थे, 7 लेबर ने 120 पेन बनाए हैं, तो एमपी निकालो। तो आप माइनस नहीं करोगे सीधा, आप चेंज इन टीपी को कितने का है 40 का, और चेंज इन लेबर कितने का है 3 का, तो जो भी आपका आंसर होगा वो आपका एमपी। तो जब यूनिट जंप्स में हो तो आप फॉर्मूला ये लगाएं, जब यूनिट एक एक करके बढ़ रही हो तो आप सीधा TPN माइनस TPN माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगाएं। ये दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला ये वाला है एमपी का, दूसरा फॉर्मूला ये वाला है, दो फॉर्मूले हैं। समझ में आ गया? एमपी को जोड़ के भी टीपी निकल सकता है, ये बात आपको आगे समझ में आएगी, सिर्फ बता रहा हूं मैं, नोट कर लो बस, बता दूंगा आगे समझ में आ जाएगा टेबल के थ्रू कैसे आएगा। अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया दोस्त? अब तक हमने पढ़ लिया प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, टीपी क्या होता है, एपी क्या होता है, एमपी क्या होता है विद फॉर्मूला। अब हम पढ़ेंगे कि टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट, इनका आपस में क्या रिलेशन है विद हेल्प ऑफ टेबल, और टेबल के रूल्स बताऊंगा। बिना रूल्स के इस चैप्टर का कोई वजूद नहीं है, रूल्स पता होने चाहिए, कौन से रेट से प्रोडक्शन कम बढ़ता है कैसे। और ध्यान रहे हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट रन। क्या पढ़ रहे हैं हम? शॉर्ट रन। हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन एपी एंड एमपी। बहुत इंपॉर्टेंट, टीपी और एमपी का भी पढ़ेंगे। एक रिलेशन ये पढ़ेंगे, एक रिलेशन ये पढ़ेंगे। इन दोनों रिलेशनशिप्स को समझने के लिए आपको टेबल आनी चाहिए, टेबल नहीं आती तो कोई यूज नहीं है। आपको टेबल सिखाते हैं, टेबल के रूल सिखाते हैं। सबसे पहली बात आप जो है वो ये ध्यान रखोगे कि हम फर्स्ट कॉलम में यूनिट्स लिखेंगे लेबर की, यानी इनपुट्स की। हम आउटपुट बना रहे हैं, आउटपुट किसकी वजह से बनती है? इनपुट की वजह से, क्योंकि आउटपुट इज फंक्शन ऑफ इनपुट। तो आप सबसे फर्स्ट कॉलम में इनपुट, उसके बाद टीपी, उसके बाद एपी, उसके बाद एमपी, इस तरह से 4 कॉलम बना लेंगे। ठीक है, 4 कॉलम बना लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यूनिट्स ऑफ लेबर, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक मैंने ले लिया। देन टीपी, देन मैं एमपी निकालूंगा, देन एपी निकालूंगा, देन करेंगे रिलेशनशिप। अब रूल दिमाग में लिखोगे तो भूल जाओगे, नोट्स में लिखोगे तो लिखा रहेगा, बार बार आपको दिखता रहेगा। टीपी के रूल्स क्या है? टीपी का सबसे पहला रूल है, सबसे पहला रूल, रूल नंबर 1, टोटल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होता है एट, सबसे पहला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। जब हम इनपुट्स को लगाते हैं शुरू शुरू में, तो इनपुट्स बेटर यूटिलाइज होती हैं, हम बोल सकते हैं अंडर यूटिलाइज होती हैं, एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, तो प्रोडक्शन सबसे पहले इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से। दूसरा रूल है इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, अब सुनो, पहले आप लेबर तो लगा ही नहीं रहे, जीरो लेबर, लेबर नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, तो प्रोडक्शन तो हो नहीं पाएगा। अब बढ़ाएंगे इंक्रीजिंग रेट से, 2 से बढ़ाया, 2 लिख दिया, फिर बढ़ाएंगे 3 से। इंक्रीजिंग रेट का मतलब क्या होता है? 2 से बढ़ाओ, 3 से बढ़ाओ, 4 से बढ़ाओ, 2 से बढ़ाया, फिर 3 से बढ़ाया, 5 लिख दिया। ठीक है, 4 से बढ़ाया, 9 लिख दिया, 2 से, 3 से, 4 से, इंक्रीजिंग रेट हो गया। अब बढ़ाएंगे डिक्रीजिंग रेट से, 12, 3 से बढ़ाया, फिर 2 से बढ़ाएंगे 14, 1 से बढ़ाएंगे 15। मेरी बात समझना, सबसे पहले मैंने रूल लिखा, रूल नंबर 1, टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। दूसरा रूल है, देखो लेबर बढ़ा रहे हो आप, वेरिएबल सेक्टर बढ़ा रहे हो, प्रोडक्शन तो बढ़ना ही है, बट एक टाइम आएगा जब प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना बंद हो जाएगा, फिर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू होगा, इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। ये दूसरा रूल है। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा, देखो हर बिजनेस में एक पॉइंट ऐसा आता है जहां प्रोडक्शन मैक्सिमम पहुंचता है। अनलिमिटेड प्रोडक्शन नहीं कर सकते, अनलिमिटेड प्रोडक्शन आप नहीं कर सकते,
तो आपका टीपी मैक्सिमम और कांस्टेंट पहुंच जाएगा। उसके बाद भी अगर आप प्रोडक्शन करना चाहोगे, फैक्टर्स की एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, टीपी आपका फॉल होना शुरू हो जाएगा। हर बिजनेस का ये फेज होता है, टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। ये 4 रूल है। पहले इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, फिर डिक्रीजिंग रेट से, फिर हाईएस्ट पहुंचेगा, फिर फॉल हो जाएगा। सेम मेरा देखो, पहले बढ़ रहा है यहां तक इंक्रीजिंग रेट से, 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट से, 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, फिर पहुंच गया मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, देन स्टार्ट्स फॉलिंग। ये टीपी का रूल है। ये टेबल आपको याद हो गई ना दोस्तों, पूरा चैप्टर यूं समझ में आ जाएगा। बच्चे टेबल याद नहीं करते हैं, बोलते हैं अपने आप बना लेंगे हम एग्जाम में टेबल। यार अपने आप कैसे बना लो? आपको रूल मैंने बताए हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग टेबल बनाइए। सेम रूल की टेबल आप खुद बनाओगे, टाइम लगेगा आपको बनाकर दे दिया, आप इसे याद करो। ठीक है, 2 5 9 12 14 15 15 14। ये याद नहीं होती, एक तरीका और मेरे पास भी है, आप एमपी निकाल लो पहले। डैश टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1 से निकलता है, पहले डैश आया, फिर 2 माइनस 0 2, 5 minus 2 is 3, then 4, then 12 minus 9 is 3, फिर 2 1, 15 में से 15 जाएंगे, 0 आएगा, -1। अब ये याद कर लो, 2 3 4 3 2 1, 2 3 4 3 2 1 हो जाएगा, 0 -1। ऐड करके टीपी निकाल सकते हो। एमपी को ऐड करो, 2 + 3 5, 5 + 4 9, जैसे सीएफ निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। मैंने बोला था ना कि एमपी को ऐड करके टीपी निकल जाएगा, वैसे निकल। तो टीपी के फॉर्मूले बन गए कई, एमपी याद कर लो, टीपी निकल जाएगा। कोई भी एक याद करना पड़ेगा, कोई तो एमपी या तो टीपी। एपी आप निकाल लो, टीपी डिवाइड बाय क्यू करके, टीपी डिवाइड बाय लेबर करके। तो डैश 2/1 2, 5/2 2.5, 9/3 3, 12/4 3, 14/5 2.8, 15/6 2.5, 15/7 2.1, 14/8 1.7। ये आपका आ गया एपी। इस तरह से आप टीपी एपी एमपी निकाल। आपको इस चैप्टर में सिर्फ टीपी याद करना है, टीपी याद नहीं होता तो एमपी याद कर लो, चल जाएगा। पर याद तो करना पड़ेगा एक ना एक। एक भी याद नहीं किया तो कैसे बात बनेगी दोस्तों, कैसे कर पाओगे रिलेशनशिप? तो एमपी याद कर लो, ज्यादा आसान होता है, टीपी निकाल सकते हो। याद अब हम कर सकते हैं टीपी और एमपी का रिलेशन, एपी और एमपी का रिलेशन। तो आज सिर्फ 2 रिलेशन करेंगे हम, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे चैप्टर को। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन ऑफ टीपी एंड एमपी, रिलेशन ऑफ टीपी एंड एमपी। टेबल आप लोग बना चुके हो आप। अब आप सिर्फ और सिर्फ क्या बनाओगे दोस्तों? डायग्राम, ताकि हम रिलेशनशिप समझा पाए। डायग्राम में एक्स एक्सिस पे आप लिखोगे यूनिट्स ऑफ लेबर, और वाई एक्सिस पे लिखोगे आप टीपी और एमपी, जिसका रिलेशनशिप करने जा रहे हो। अब प्लॉटिंग आपको करनी अच्छे से आती है। यूनिट्स आपने मैक्सिमम मेरे ख्याल से 7 या 8 तक लिए, 8 तक लिए, तो 8 तक आप प्लॉट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। आपका टीपी जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 तक गया। अब 2 2 का स्केल ले लें, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। बहुत है। सबसे पहले टीपी प्लॉट करेंगे। 1 पे 2 है, फिर 2 पर 5 है, 3 पे 9 है, फिर 4 पे 12 है, ऐसे प्लॉट करते जाए। पहले 2 फिर 5, पहले 2 प्लॉट किया, फिर 2 पे 5 है, फिर 3 पे 9 है, 4 पे 12 है, फिर 5 पे 14 है, 6 पे 15 है, 7 पे 15 है, फिर 8 पे 14 है। ये आपने टीपी प्लॉट कर लिया। बहुत सुंदर तरीके से इसको ज्वाइन कर दो आप। ये इंक्रीजिंग रेट होता है, पहले ये इंक्रीजिंग रेट होता है, ध्यान रखें, इसे इंक्रीजिंग रेट बोलते हैं, ऐसे जाएगा। फिर ये आपका डिक्रीजिंग रेट होता है, जो ऐसे जाता है।
ये डिक्रीजिंग रेट होता है। ये आपका मैक्सिमम पॉइंट भी हो गया। उसके बाद टीपी फॉल होना शुरू हो गया। ये 3 फेज में मैंने इसको डिवाइड कर दिया बहुत सुंदर तरीके से। ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड। 3 रिलेशनशिप बनेंगे, 4 बनेंगे वैसे तो, एक मैक्सिमम पॉइंट का भी बनेगा। अब एमपी बनाते हैं। एमपी 1 पे 2 है, फिर 2 पे 3 है, फिर 4 है, फिर 3 2 1 है। प्लॉट कर देते हैं। पहले 2, फिर 3 है, फिर 3 पे 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 6 पे 1 है, 7 पे 0 है, फिर -1। ये आपका इस तरह से एमपी प्लॉट हो जाएगा। 7 पे आपका एमपी 0 है, तो 7 पे 0 से लेकर गया हूं मैं बिल्कुल। इस पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे मैक्सिमम पॉइंट से। जहां एमपी 0 है ना, उसको टीपी के मैक्सिमम पॉइंट से ज्वाइन करेंगे और लिख देंगे यहां पर एमपी इज इक्वल टू 0 और टीपी आपका यहाँ पे मैक्सिमम भी है और कांस्टेंट भी है। देखो कितने सुंदर तरीके से मैंने डायग्राम बनाया है। अब रिलेशनशिप हम अच्छे से समझा सकते हैं। ऐसे आप डायग्राम बनाना, सुंदर सुंदर पूरे पूरे मार्क्स में। टेबल नहीं आती, डायग्राम ऐसा नहीं बनेगा। अब सबसे पहला रिलेशन टीपी और एमपी का क्या बनेगा? टीपी की बात पहले करेंगे। व्हेन टीपी इंक्रीज, सबसे पहले टीपी इंक्रीज हो रहा है। टीपी इंक्रीज कौन से रेट से बढ़ रहा है? आप ध्यान से देखो, टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। तो टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। जैसे जैसे टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, वैसे वैसे ध्यान से देखो आपका एमपी भी इंक्रीज हो रहा है। यहां तक की बात हो रही है, बस एमपी भी आपका इंक्रीज हो रहा है। तो व्हेन टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी ऑल्सो इंक्रीजेस। एमपी बढ़ रहा है, मैंने लिख दिया एमपी ऑल्सो इंक्रीजेस। ये पहला रिलेशनशिप यहां तक का हो गया। टीपी जब तक इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है तब तक एमपी भी आपका इंक्रीज हो रहा है। अब दूसरा रिलेशन आपका यहां से बनेगा। अब टीपी फिर से बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है, दिख रहा होगा कौन से रेट से बढ़ रहा है, आप टेबल में देख लो। आपका टीपी पहले 3 से बढ़ रहा है, फिर 2 से बढ़ रहा है, फिर 1 से बढ़ रहा है, तो डिक्रीजिंग रेट हो गया। तो एमपी भी आपका फॉल हो रहा है। देखो 3 2 1। जब टीपी डिक्रीजिंग रेट से बनेगा, व्हेन टीपी इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट या डिक्रीजिंग रेट, ये दूसरा रिलेशन है आपका। जब टीपी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, देन एमपी फॉल्स। फॉल हो रहा है, तभी मैंने फॉल लिखा है, तुक्का नहीं मार रहा मैं। टीपी बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट से, तो एमपी आपका फॉल हो रहा है। तीसरा रिलेशन ध्यान से देखो, टीपी आपका मैक्सिमम और कांस्टेंट हो गया, एमपी आपका 0 है। ये आपको डायग्राम में बहुत सुंदर तरीके से दिखेगा। जब टीपी आपका मैक्सिमम है देखो, तो एमपी आपका 0। ये भी एक रिलेशनशिप है, ये भी एक रिलेशनशिप है कि व्हेन टीपी इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, व्हेन टीपी इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, एमपी इज इक्वल्स टू 0। चौथा पॉइंट कौन बताएगा? इस पॉइंट के बाद ध्यान से देखें, आपका टीपी फॉल होना शुरू हो गया। जैसे ही टीपी फॉल हुआ, एमपी बेचारा गड्ढे में गिर गया, नेगेटिव चला। तो व्हेन टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग, चौथा पॉइंट, व्हेन टीपी यानी टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स फॉलिंग, एमपी बिकम्स नेगेटिव। एमपी बिकम्स नेगेटिव। जब टीपी फॉल होना शुरू होता है, एमपी नेगेटिव चला जाता है, हमने बताया। ये आपका था टीपी और एमपी का रिलेशन। नोट्स में बहुत शानदार तरीके से आपको प्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे टीपी एमपी का रिलेशनशिप, आप देख सकते हैं। ये सबसे नीचे मिलेगा आपको। ये लॉ मैं बाद में कराऊंगा, पहले मैंने रिलेशनशिप करा दिया, आसान लगेगा बाद में लॉ आपको। तो लॉ के बाद यहाँ पर रिलेशनशिप समझाया हुआ है टीपी एमपी का। देखो ये टेबल थोड़ी अलग है इसके अंदर। आप मेरी वाली टेबल करना चाहो, ये भी मेरी वाली है नोट्स में। वैसे भी आप जो क्लास में कर रहे हो उसे नोट करो, आसान है, छोटी टेबल है। ये भी आप कर सकते हो, जो आपको अच्छी लगे। डायग्राम दोनों से सेम बनेगा। ये 4 रिलेशनशिप के सामने दिख रहे होंगे आपको, 1 2 3 4। चारों रिलेशनशिप सेम टू सेम मैंने आपको यहां पर समझाया अभी अभी। ये आपका टीपी और एमपी का रिलेशनशिप। अब आपका आता है एपी और एमपी का रिलेशनशिप। एपी और एमपी का रिलेशनशिप आपके सामने आता है।
टेबल हमने बना ही ली है, हमने सिर्फ डायग्राम बनाना है और इसके अंदर भी आपके 4 रिलेशनशिप है, इन चारों को समझाना है। ये 4 रिलेशनशिप समझाएंगे और देन टॉपिक खत्म करेंगे, क्लास भी खत्म। ओके, तो एपी और एमपी के रिलेशन की बात करते हैं। चैप्टर खत्म हो रहा है यहाँ पे, पर ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ आपका। इससे पहले एक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है शॉर्ट रन की, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी है। ये दोनों लॉ नेक्स्ट क्लास में कराई जाएंगी। आज हम एपी एमपी के रिलेशनशिप तक बात करेंगे बस। तो एपी एमपी का रिलेशन करने के लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा एपी और एमपी का। ठीक है, टेबल आपके सामने बनी हुई है, एपी की भी एमपी की भी आप डायग्राम बना सकते हैं। तो डायग्राम बनाएंगे, ये रूल्स दोबारा बोल रहा हूं, नोट कर लो, इन रूल के बेस पे टेबल बनी हुई है। अब बनाते हैं एपीएमपी का डायग्राम, फिर पढ़ते हैं रिलेशनशिप। तो डायग्राम बनाते हैं, मैं आपको इजी करने के लिए थोड़ा सा डायग्राम यहां पर बना देता हूं। ओके, यहां पर बना देता हूं ताकि टेबल हमारे सामने सामने हो और डायग्राम परफेक्ट तरीके से यहां बन जाए। डन। यूनिट्स आपकी 1 से 7 तक हैं, 8 तक। तो 2 3 4 5 6 7 8। मैक्सिमम एमपी कहां तक जा रहा है आप देख लो, उसके हिसाब से स्केल ले लेंगे। आपका मैक्सिमम एमपी जो है वो 4 तक जा रहा है, एपी मैक्सिमम 3 तक जा रहा है। तो एक एक का गैप, ये बच्चे 0.5 का भी लेते हैं, वो भी सही है। एक एक का गैप ले लेंगे, 1 2 3 4, यहां तक ले लेंगे गैप। तो सबसे पहले एमपी प्लॉट करते हैं। 2 3 4, 1 पे 2 है, उसके बाद 2 पे 3 है, फिर 3 पे 4 है, फिर अगेन 3 है 4 पे, 5 पे 2 है, 6 पे 1 है, 7 पे 0 है, और फिर -1। ये आपका एमपी प्लॉट हो गया, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने एमपी प्लॉट कर दिया। एमपी बस। अब प्लॉट करेंगे एपी। एमपी देखो ध्यान से, पहले बढ़ रहा है यहां तक, फिर फॉल हो रहा है, फॉल को हम हाईलाइट कर देते हैं येलो से, और फिर नेगेटिव चला गया, उसे ग्रीन कर देते हैं। ये 3 चीज बन गई होंगी, एमपी बन के तैयार हो गया। अब बनाएंगे एपी, फिर करेंगे रिलेशनशिप। एपी जो है, पहले 2 है, फिर 2.5 है, फिर 3 है, फिर 3 है। चलो पहले 1 पे 2 प्लॉट करते हैं, 2 ऑलरेडी प्लॉटेड है, 1 पे 2 प्लॉटेड है। उसके बाद 2 पे 2.5 है, तो 2 पे 2.5 समवेयर यहां प्लॉट होता है बीच में। उसके बाद 3 है, 3 पे 3 यहां प्लॉट होता है। 4 पे फिर से 3 है, यहाँ कट करेगा मतलब एपी। 3 के बाद फिर 2 है, सॉरी 2.8 है 5 पे, 2.8 के बाद 2.5 है 6 पे, उसके बाद 2.1 है 7 पे, उसके बाद 1.7 है 8 पे। ये आपका एपी जा रहा है, ये भी फॉल हो रहा है ऐसे, ये आपका एपी हो गया। पहले एपी राइज हो रहा है, एमपी भी राइज हो रहा है और फॉल भी हो गया, फिर आपका एपी फॉल हो रहा है। अब इस पॉइंट पे आप लिख दोगे एपी इज इक्वल्स टू एमपी, क्योंकि कट कर। अब समझाएंगे इन दोनों का रिलेशन, बहुत आसान तरीके से, बहुत सही तरीके से, ध्यान से सुनना। इसके अंदर से इनडायरेक्ट क्वेश्चन काफी बनते हैं, काफी मतलब काफी बनते हैं, और बहुत काम के क्वेश्चन। अभी आपको अभी समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ इनडायरेक्ट क्वेश्चन काफी बनते हैं। सुनो, आपका पहला आंसर ही शायद रॉन्ग हो सकता है, सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट, व्हेन एपी इंक्रीजेस, जब एपी बढ़ रहा है, देखो ये बढ़ रहा है एपी, एमपी ऊपर वाला है, तो एमपी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? आप रिलेशन बता रहे हो ना एपी एमपी का, जब एपी इंक्रीज हो रहा है तो एमपी क्या हो रहा है? आधे बच्चे बोलते हैं राइज, कुछ बच्चे बोलते हैं सर राइज भी हो रहा है और फॉल भी हो रहा है। ध्यान से देखो, जब तक एपी बढ़ रहा है ए पॉइंट तक, जब तक एपी बढ़ रहा है ना, तब तक एमपी राइज भी हो रहा है और फॉल भी हो रहा है। तो व्हेन एपी इंक्रीजेस, एमपी में राइज और फॉल बोथ, राइज और फॉल बोथ, एमपी दोनों हो रहा है, राइज भी और फॉल भी। अब बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है बताना पड़ेगा हेयर। ध्यान से देखो, एमपी ऊपर है एपी नीचे है,
तो एमपी इज ग्रेटर देन एपी। इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनेगा यहां से, सुनो ध्यान से, सुनो क्वेश्चन क्या बनेगा। एज लॉन्ग एज एमपी इज ग्रेटर देन एपी व्हाट हैपेंस टू एपी। जब एमपी बड़ा होगा एपी से, एपी पे क्या फर्क पड़ रहा होगा, बोलेंगे एपी विल राइज, ऑप्शन आएंगे राइज, फॉल, कांस्टेंट, जीरो, आप बोलेंगे एपी विल राइज। जब जब तक एमपी बड़ा एपी से, तब तक एपी सिर्फ बड़ी तो ना, कुछ तो होंगे। बट अगर एमपी की बात की जाए तो वो राइज और फॉल दोनों हो सकता है। आगे सुनो, तो ऐसे से क्वेश्चन बनेंगे आपके। एक और क्वेश्चन बना दो इसी का ही, एज लॉन्ग एज एमपी इज मोर देन एपी व्हाट हैपेंस टू, आप आंसर क्या देंगे, सर एमपी राइज भी होगा और फॉल भी, जब जब एमपी बढ़ा है। अभी आगे देखो, अभी एक रिलेशनशिप किया है हमने, सेकंड रिलेशनशिप क्या बनेगा, सेकंड रिलेशनशिप ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। व्हेन एपी इज इक्वल्स टू एमपी, जब एपी बराबर है इसके, एमपी के, देखो दो बार बराबर है, यहां पर 3 है, ये भी 3 है, बराबर एपी एमपी। यहां पर ध्यान से देखें तो एमपी जो है आपका, सुनेंगे, एमपी कट कर रहा है एपी को, नीचे की तरफ आते दोनों बराबर हो गए, और यहां पे आपका जो एपी है, कौन, एपी, वो कांस्टेंट है। 3 3 दो बार है ना, तो एपी कांस्टेंट है, एमपी कांस्टेंट नहीं है, बच्चे लिखते हैं एमपी कांस्टेंट। व्हेन एपी इज इक्वल टू एमपी, आप लिखेंगे देन एपी इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। इसका इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि जब एपी मैक्सिमम होता है, देखो मैक्सिमम वैल्यू 3 है, जब एपी मैक्सिमम होता है या कांस्टेंट होता है, तो एमपी क्या होता है, आप बोलेंगे एमपी बराबर होता है। आंसर में ऑप्शन में दिया होता है कि एमपी इज कांस्टेंट, एपी इक्वल टू एमपी, ट्रू और फॉल्स। जब एमपी कांस्टेंट है, क्या एपी एमपी के बराबर होता है, बोलेंगे नहीं, एपी जब कांस्टेंट होता है तब एमपी एपी बराबर होता है। एमपी कांस्टेंट नहीं है कहीं पर, एपी कांस्टेंट है तो एपी एमपी बराबर है। ये सेकंड पॉइंट था। तीसरा क्या बनेगा, तीसरा पॉइंट बनेगा व्हेन एपी स्टार्ट्स फॉलिंग या व्हेन एपी फॉल, देखो एपी जब फॉल हो रहा है, एमपी आल्सो फॉल, एमपी आल्सो फॉल। हियर एमपी जो है वो छोटा है एपी से, ध्यान से देखो, एमपी छोटा है एपी से, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन गया, जब एमपी छोटा होगा एपी से, तो एपी क्या हो रहा होगा, फॉल, एमपी भी क्या हो रहा होगा, फॉल। एमपी छोटा क्यों होता है एपी से, क्योंकि एमपी फास्टर फॉल। ये तीनों रिलेशनशिप यहां मैंने छोटे छोटे लिखे हैं, और यहां आपको डिटेल में बड़े बड़े दिख रहे हैं, घबराने वाली बात नहीं है, सब में छोटे छोटे लिखे हैं, छोटे से लिखे क्योंकि आपको समझा सकूं डायग्राम के साथ साथ। देखो जब जब एमपी बड़ा होता है एपी से, एपी राइज हो रहा होता है, लेकिन एमपी राइज फॉल दोनों हो रहा होता है। एमपी जब बराबर होता है एपी के, तो एपी मैक्सिमम और कांस्टेंट होता है, एमपी मैक्सिमम कांस्टेंट नहीं होता। ये सारे पॉइंट आपको दिए हैं। एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, एमपी कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव तीनों हो सकता है, बट एपी कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, क्योंकि एक लेबर कुछ ना कुछ तो बनाएगी। एपी क्या होता है, पर यूनिट ऑफ टीपी, एक लेबर कुछ ना कुछ तो बनाएगी, बट एमपी जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पर एपी कैन नेवर बी जीरो नेगेटिव, क्योंकि एक लेबर कुछ ना कुछ प्रोडक्शन तो कर रही हो। ये भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन। हमेशा इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोग जब भी कोई लॉ पढ़ते हैं, जैसे आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है, आपने अभी पढ़ेंगे आप लॉ ऑफ सप्लाई, ऐसी बहुत सारी लॉज जो होती हैं, लॉज में हमेशा एक फॉर्मेट चलता है दोस्तों। जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, इसका भी एक फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट फॉलो करेंगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आप फॉर्मेट फॉलो नहीं करेंगे मार्क्स कटते चले जाएंगे। तो मैं आपको शुरू शुरू में सबसे पहले बताऊंगा कि फॉर्मेट क्या होता है। पहले नाम सुन लो, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर या फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। इनका लॉजिक सुनो, इसका नाम पड़ा लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, उसका भी लॉजिक है कि क्यों हुआ, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहली बात तो ये लॉ जो है वो शॉर्ट रन की है, ओके। शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर्स फिक्स रहते हैं, आप सब जानते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स चेंज होते हैं सिर्फ। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का सीधा सीधा कनेक्शन जो है ना दोस्तों, वो शॉर्ट रन से है। वेरिएबल प्रोपोर्शन मतलब जो फैक्टर्स के, सुनेगा ध्यान से, फैक्टर्स मतलब फिक्स एंड वेरिएबल, जो फैक्टर्स होंगे उनके चेंज होने का जो प्रोपोर्शन होगा, रेशियो होगा, वो डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा
यूनिट्स ऑफ लैंड। देखो शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर्स भी होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं, तो लैंड लिखना पड़ेगा, फिक्स फैक्टर लेना पड़ेगा मुझे एक, एफ मतलब फिक्स फैक्टर। ये फैक्टर जो है फिक्स्ड है, 1 1 1 1 मैंने ले लिया। अब जो वेरिएबल फैक्टर है दोस्तों, यानी कि लेबर, देखो प्रोडक्शन जो होता है वो सिर्फ फिक्स फैक्टर से नहीं होता है, वेरिएबल फैक्टर भी चाहिए, दोनों चाहिए आपको। तो वेरिएबल फैक्टर में लेबर लिया मैंने, वी फॉर वेरिएबल फैक्टर 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक मैं ले लेता हूं। अब ध्यान से देखिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है क्या, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर है क्या। बच्चों प्रोडक्शन के रूल्स मैंने आपको बताए थे लास्ट क्लास में। रूल्स क्या थे कि टोटल प्रोडक्शन जो था सबसे पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता था, फिर डिक्रीजिंग रेट से, फिर मैक्सिमम पहुंच जाता था, फिर फॉल भी होता था। तो वो जो रूल्स हैं वो इस लॉ से निकल के ही आए। इसके रीजंस भी है कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि टीपी इंक्रीजिंग रेट से तो बढ़ता है, ठीक है, उसके रीजन हम पढ़ेंगे आज क्यों होता है ऐसा। फिर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, उसके रीजन भी पढ़ेंगे क्यों होता है ऐसा। अभी आप लॉ का मीनिंग देखिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, प्रोडक्शन की लॉ, प्रोडक्शन के रूल्स, शॉर्ट टर्म में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात, जो फैक्टर्स हैं फिक्स और वेरिएबल, उनका रेशियो देखिए, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8। ये जो रेशियो दिख रहा है आपको, ये सेम नहीं है, हर बार डिफरेंट रेशियो है, इसे बोलते हैं वेरिएबल रेशियो, वेरिएबल प्रोपोर्शन इसको आप बोल सकते हैं। हम फैक्टर्स को जो लगा रहे हैं वो अलग अलग प्रोपोर्शन में लगा रहे हैं। एज द रिजल्ट इनपुट से आउटपुट आएगी, आउटपुट को हम नाम देते हैं दोस्तों टीपी का, टोटल प्रोडक्ट। अब जो आउटपुट आएगी वो किस रेट से आएगी, कैसे आएगी, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले तो हम देखें तो टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। देखो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा अगर आप लेबर नहीं लगाओगे, तो 0 पे 0, 2 से बढ़ाया मैंने, फिर 3 से बढ़ाया, फिर 4 से बढ़ाया, इंक्रीजिंग रेट ये था। फिर याद करो, 3 से बढ़ाया था, 2 से बढ़ाया था, 1 से बढ़ाया था, फिर मैक्सिमम हो गया था प्रोडक्शन, फिर फॉल हो गया था। ये टीपी के रूल्स हैं। ये सेम रूल्स हम इस लॉ में लिखेंगे। मैंने आपको अब तक नहीं बताया कि फॉर्मेट क्या है लॉ का, 6 नंबर का क्वेश्चन है। फॉर्मेट क्या है, क्या क्या पहले लिखते हैं, मैंने नहीं बताया आपको। मैं डायरेक्ट पहले आपको टिप बता रहा हूं, क्यों, मैं आपको मीनिंग बताना चाहता था कि वेरिएबल प्रोपोर्शन नाम कैसे पढ़े। तो ये रेशियो डिफरेंट है, इसलिए इसका नाम वेरिएबल प्रोपोर्शन है। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर, फैक्टर लगा दिया आपने, फिक्स भी लगा दिए, वेरिएबल भी लगा दिए। अब उससे जो रिटर्न आएगा वो आपकी आउटपुट होगी। अब सबसे पहले आप सुनेंगे फॉर्मेट, कि हम 6 नंबर का जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे पेपर में, तो फॉर्मेट क्या होगा इसका। अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया लॉ ऑफ प्रोपोर्शन के ऊपर, तो फॉर्मेट क्या होगा आंसर का। बच्चों सबसे पहले आप सब जानते हैं मेरी बात को कि मैं क्या बोलता हूं कि मीनिंग लिखो। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मीनिंग काफी बड़ा है, काफी बड़ा तो नहीं है, मतलब इतना है कि आराम से आप सुन पाएंगे, लेकिन याद करना बहुत आसान है, मैं बताऊंगा कैसे। मीनिंग के बाद सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज अजम्पशंस। अजम्पशन के बिना लॉ कंप्लीट नहीं हुई। अजम्पशंस के बाद बनाओगे आप शेड्यूल यानी कि टेबल, उसके बाद आप बनाओगे बेटा डायग्राम, डायग्राम के बाद आप लोग करेंगे डायग्राम की एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स कट जाएंगे नहीं करेंगे तो। ये 5 चीज आपने फॉलो कर ली ना, आपका काम बढ़िया हो जाएगा। मीनिंग, अजम्पशन, टेबल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन। मैं आपको सबसे पहले मीनिंग बताऊंगा किसका, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का। अजम्पशंस बताऊंगा, टेबल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन सब कुछ बताऊंगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मीनिंग जो है ना, वो टेबल कंप्लीट करने के बाद बहुत अच्छा समझ में आता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जाम पहले टेबल बनाएंगे, पहले आप मीनिंग लिखें। टेबल में कंप्लीट कर देता हूँ, टीपी मैंने बना दिया। अब मैं साथ साथ एमपी भी निकाल देता हूँ, मार्जिनल प्रोडक्ट, डैश 2 3 4। कैसे निकाला, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, 3 2 1 0 -1। ध्यान से देखें, जब तक टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, हम टीपी और एमपी का रिलेशनशिप कर चुके हैं। जब तक टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तब तक एमपी बढ़ रहा होता है। वहां पर मैं इस टेबल में एक डिवाइड दे रहा हूं,
मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं स्टेजेस में। ध्यान रखिएगा, टीपी जब तक इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तब तक स्टेज 1 होती है। इस लॉ को ना हम 3 स्टेज में डिवाइड करेंगे। स्टेज 1 मैंने डिवाइड कर दिया दोस्तों, कहां तक? जहां तक टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है और एमपी बढ़ रहा होता है, वहां तक आपकी स्टेज 1 होती है, मैंने डिवाइड कर दिया दोस्तों। ध्यान देना, ये आपकी स्टेज 1 हो गई। कहां तक? जहां तक टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है वहां तक। ओके, ध्यान से देखना। अब मैं स्टेज 2 कहां तक लेके जाऊंगा, सुनना। सेकेंड रूल था टीपी का कि टीपी बढ़ता है डिक्रीजिंग रेट से। टीपी डिक्रीजिंग रेट से कहां तक बढ़ रहा है? जहां तक ये मैक्सिमम जा रहा है वहां तक, 7 यूनिट तक। ये स्टेज 2 होगी आपकी दोस्तों। ये आपकी स्टेज 1 है, मैंने नाम दिया इसको स्टेज 1, या फिर आप फेज 1 भी बोल सकते हो। ये आपकी स्टेज 2 है, इसको आप फेज 2 भी बोल सकते हो। और लास्ट ये आपकी स्टेज 3 है, जहां पे एमपी नेगेटिव चला गया और टीपी फॉल हो गया। अब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है। सुनना ध्यान से। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट, मेरी बात को, इस लॉ के मीनिंग को ध्यान से सुनना। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट एज वी एम्प्लॉय मतलब लगाना, एज वी एम्प्लॉय मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, जैसे जैसे हमने मोर एंड मोर लेबर लगाई विद फिक्स फैक्टर भी हमने लगाए हैं। ध्यान रखना, शॉर्ट रन लॉन्ग रन नहीं है, शॉर्ट रन के अंदर फिक्स फैक्टर भी होते हैं। ये शॉर्ट रन की लॉ है। फिर से बोल रहा हूं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर स्टेट्स दैट एज वी एम्प्लॉय मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर with a fixed factor, then TP first increase at increasing rate, then increase at decreasing rate, and then and the last finally starts falling. On the other hand, MP की बात भी करेंगे। MP in the first stage rises, then falls, and then becomes negative. ये पूरा लॉ का मीनिंग है। फिर से एक बार मीनिंग दिखाता हूं मैं आपको, कहां लिखा है मैंने। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर भी। ये लॉ क्या कहती है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट एज वी एम्प्लॉय या फिर एज वी इंक्रीज quantity of variable factors with fixed factors, then TP first increase at increasing rate, number one, then increase at decreasing rate, and finally starts falling. या नेगेटिव रेट से बढ़ता है TP, हम ये बोल सकते हैं, starts falling भी लिख सकते हैं। ये तो लॉ का मीनिंग है। सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना है, उसके बाद मैंने आपको कि मैंने टेबल बनाई है। जो जो मैंने मीनिंग में बोला, मैंने मीनिंग में पहले बोला कि टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, मैंने बढ़ाया इंक्रीजिंग रेट से टीपी को, 2 से बढ़ाया, 3 से बढ़ाया, 4 से बढ़ाया, then increase at decreasing rate and finally starts falling. MP first rise, then fall, then becomes negative. सेम जो टीपी एमपी का रिलेशन था उसके हिसाब से आप टेबल बना। पहले आप सबसे पहले बताओगे मीनिंग, मैंने बता दिया आपको मीनिंग। मीनिंग के बाद आप बताओगे अजम्पशंस। अजम्पशन बहुत आसान है कि ये जो लॉ पढ़ रहे हैं ये शॉर्ट रन में एप्लीकेबल है। किसमें एप्लीकेबल है दोस्तों? शॉर्ट रन में। दिस लॉ एप्लीकेबल इन शॉर्ट रन, और ये लॉ प्रोडक्शन के फील्ड में एप्लीकेबल है और शॉर्ट रन में एप्लीकेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि शॉर्ट रन में कभी भी हम टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं कर सकते। तो अजम्पशन है टेक्नोलॉजी एज्यूम टू बी कांस्टेंट। अब बाकी अजम्पशन क्या है कि ये लॉ फिक्स फैक्टर्स को लेके चलती है, क्योंकि शॉर्ट रन की लॉ है। शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर्स तो होते ही हैं और फिक्स रहते हैं, चेंज नहीं होते। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, जो हम लेबर लेके चल रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर लेके चल रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं सारे के सारे लेबर जो है इक्वली एफिशिएंट है, तभी ये लॉ एप्लीकेबल है। इक्वली एफिशिएंट, सब एक जैसा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं। मीनिंग, अजम्पशंस, और एक और अजम्पशन है हम वेरिएबल फैक्टर के साथ साथ फिक्स फैक्टर भी लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये शॉर्ट रन है। शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर भी होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं, वो अलग बात है। शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर फिक्स रहते हैं। ध्यान से देखो, टेबल में फिक्स फैक्टर को मैंने फिक्स लिया, 1 1 1 1 1। सिर्फ चेंज क्या हो रहे हैं? वेरिएबल फैक्टर्स। अब बात करते हैं टेबल की। चाहे आप ये बना लो, चाहे आप ये बना लो, आसान आपको ये लगेगी क्योंकि मैं ये बना रहा हूं क्लास में। वेरिएबल फैक्टर्स के साथ हमने क्या लगाए? फिक्स फैक्टर्स। फिक्स फैक्टर को फिक्स रखा, सिर्फ किसको चेंज किया?
वेरिएबल फैक्टर्स। इसलिए जो रेशियो है वो डिफरेंट आया, इसका नाम इसलिए पड़ा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो टीपी फर्स्ट इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, आपका साफ साफ यहां लिखा हुआ है कि स्टेज 1 में टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, स्टेज 2 में डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, स्टेज 3 में टीपी फॉल हो जाएगा। एमपी की बात करें तो सबसे पहले एमपी राइज होता है, फिर फॉल होता है एंड देन नेगेटिव चला जाता है। इन तीनों बातों को डिटेल में समझाना है बस, और कुछ नहीं है इस लॉ के अंदर। यही लॉ कहती है। मीनिंग फिर से बताऊंगा आपको एक बार में। लॉ ऑफ, देखो मीनिंग ना मैं पर्सनली टेबल से बनाता हूं बच्चों को आसान करने के लिए। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट, लिखोगे आप इतना, एज वी एम्प्लॉय मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, आपको दिख रहा होगा हम लेबर को बढ़ाते जा रहे हैं विद फिक्स्ड फैक्टर, then TP first increase at increasing rate, then increase at decreasing rate, and then finally starts falling. On the other hand, MP first rise, then fall, then becomes stagnant. ये लॉ है पूरी की पूरी। इस लॉ में मीनिंग हम बता चुके हैं, अजम्पशन बता चुके हैं, रिवाइज करा देता हूं अजम्पशन एक बार और। दिस लॉ operates in short run. This law is applicable in the field of production only. Technology remains constant. All the variable factors, जितने भी फैक्टर लगाए वेरिएबल वाले आर इक्वल एफिशिएंट हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मीनिंग हो गया, अजम्पशन हो गई, टेबल हो गई। अब बनाएंगे डायग्राम, फिर कर देंगे उसको एक्सप्लेन। इस टेबल से बनेगा डायग्राम, किसका किसका? एपी का तो यूज ही नहीं है लॉ में, आप सिर्फ टीपीएमपी दिखाओ। मेन जो ये लॉ है टीपीएमपी से समझाई जाती है। तो सबसे पहले आप टीपी और एमपी का ग्राफ बना लीजिए। कुछ बुक्स में टीपीएमपी अलग अलग बने होते हैं ऊपर नीचे, आप अलग बनाओ एक साथ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक साथ बनाता हूँ, आसान रहता है, अच्छा रहता है, समझाने में आसानी होती है, समझने में आसानी होती है। तो यहां पर लेते हैं आप यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर इनके लेबर, और वाई एक्सिस पे आप लेते हैं टीपी एंड एमपी। तो आप इस टेबल से ही डायग्राम प्लॉट कर लेंगे। टीपी आपका मैक्सिमम जाता है बेटा 2, 5, 9, 12, 15 तक जाता है आपका मैक्सिमम जो टीपी जाता है। तो आप दो दो का स्केल ले सकते हैं। ठीक है, एमपी आपका 4 तक मैक्सिमम जाता है, तो हम बना लेंगे इसी के अंदर। यूनिट्स आपने 7 तक ली हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक लिए आपने। तो सबसे पहले टीपी प्लॉट करते हैं। टीपी पहले 2 है, फिर 5 है, फिर 9 है, फिर 12 है, 14 है, 15 है, 15 है, 14 है। इस सारा का सारा प्लॉट कर लेंगे विद हेल्प ऑफ दीज यूनिट्स। इनके साथ वेरिएबल फैक्टर के साथ लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन में हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हैं, तो हम वेरिएबल लेके चल रहे हैं सिर्फ टेबल डायग्राम में। फिक्स तो सिर्फ दिखाने के लिए कि फिक्स्ड है। तो 1 पे 2 है, 2 पे 5 है, 3 पे 9 है, फिर 12 है, फिर 14 है, फिर 14 है, सॉरी फिर 15 है 6 पे, ठीक है, फिर 15 है, फिर 14 है। इस तरह से आपका टीपी बन के तैयार। ये आपका टीपी बन गया, ठीक है। अभी हम स्टेजेस को भी डिवाइड करेंगे वन बाय वन। पहले हम एमपी बना लेते हैं। एमपी आपका सबसे पहले 1 पे 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0 और -1। तो 1 पे 2 ऑलरेडी लगा हुआ है, 2 पे 3, 3 पे 4, फिर अगेन 4 पे 3, 5 पे 2, 6 पे 1, 7 पे 0 और 8 पे -1। ये आपका सुंदर तरीके से एमपी प्लॉट हो जाएगा इस तरह से। अब आप इस डायग्राम में स्टेजेस डिवाइड कर लेंगे। पहली स्टेज कहां खत्म थी? जहां तक एमपी राइज हो रहा था, मतलब कि यूनिट नंबर 3 तक। दूसरी स्टेज 7 तक। तो 3 और 7 पे हम मार्क कर लेते हैं इस तरह से। ये आपकी स्टेज 1 है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, इसको आप दे दो। 7th यूनिट पे भी सेकेंड स्टेज आपकी डिवाइडेड है, इसको आप नाम दे देंगे सी और इसको नाम दे देंगे डी। यहां पे एमपी जो है आपका वो 0 है। अब आराम से आप लिखेंगे यहां पे स्टेज 1, ये आपकी है स्टेज 2, और लास्ट में आपकी बची है स्टेज 3। जो बचती है उस पे आप स्टेज 3 बोलते हैं।
तो अब ध्यान से देखिए, स्टेज 1 में टीपी जो है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है और एमपी भी आपका इंक्रीज हो रहा है, ये आपकी स्टेज 1। तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन शुरू कर रहा हूं मैं। स्टेज 1 में क्या होता है? स्टेज 1 में बेटा टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट एंड एमपी ऑल्सो इंक्रीजेस। आपको साफ साफ दिख रहा है, जो रिलेशनशिप किया था ना टीपी एमपी का, वो सेम टू सेम है, कुछ चेंज नहीं है। आप लिख सकते हैं टिल पॉइंट ए जो है स्टेज 1 है, या फिर यूनिट 3 तक स्टेज 1 है, उसके बाद स्टेज 2 शुरू हो जाती है, टिल यूनिट 3। ठीक है, और ध्यान से देखें, स्टेज 2 में आपका टीपी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है यहां तक, और एमपी आपका फॉल होना शुरू हो गया। तो आप लिख सकते हैं स्टेज 2 में क्या होगा। अभी स्टेज उसके नाम भी बताऊंगा मैं आपको। इन स्टेज 2, इन स्टेज 2 टीपी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट या फिर डिमिनिशिंग रेट आप लिख सकते हैं, एंड एमपी फॉल्स। ये स्टेज कब तक है? टिल यूनिट 7 तक ये स्टेज है, या पॉइंट सी तक लिख सकता है। स्टेज 2 भी खत्म हो गई। स्टेज 3 में आपका टीपी फॉल हो गया या नेगेटिव रेट से बढ़ना शुरू हो गया, लिख सकते हो, और एमपी आपका नेगेटिव चला गया। तो स्टेज 3 की बात भी लिख देंगे आप। स्टेज 3 के अंदर क्या होता है? टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग एंड एमपी बिकम्स नेगेटिव। एक बात मुझे याद आ गई, बच्चे पूछते हैं सर जो टीपी एमपी का रिलेशन था और जो ये लॉ ऑफ रियल क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंस क्या है? बात तो टीपी एमपी की हो रही है, डिफरेंस ये है कि इस लॉ के अंदर पहले मीनिंग है लॉ का, उसमें मीनिंग कुछ नहीं था, सीधा 4 पॉइंट रिलेशनशिप। इसमें अजम्पशन है, उसमें अजम्पशन नहीं थी। इसमें 3 स्टेज में प्रॉपर डिवाइड किया, कट किया, उसमें ऐसा कुछ नहीं किया था। इसमें स्टेज के नाम भी हैं, उसमें कुछ स्टेज के नाम नहीं थे, स्टेज ही नहीं थी, नाम का बहुत फर्क है। स्टेज 1 का नाम क्या होगा दोस्तों? आप स्टेजेस के नाम याद कैसे रखेंगे? एमपी के बेस पे। स्टेज 1 में एमपी बढ़ रहा है कम हो रहा है? सर बढ़ रहा है, तो इसका नाम होगा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। क्या नाम होगा? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। ठीक है। स्टेज 2 में एमपी फॉल हो रहा है, एमपी फॉल हो रहा है, तो इसका नाम क्या होगा? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। स्टेज 3 में एमपी नेगेटिव चला गया, तो इसका नाम क्या होगा? नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। एमपी के बेस पे आप नाम याद रखें। स्टेज 1 का नाम क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। यहां लिख सकते हैं आप रिमार्क्स में नाम, यहां नाम जरूर लिखें आप, तीनों स्टेजेस के नोट्स में जरूर लिखे होंगे। देखो, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, जहां तक एमपी बढ़ता है वहां तक आपकी इंक्रीजिंग रिटर्न्स है दोस्तों। स्टेज 2 या फेज 2 को बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, क्योंकि एमपी फॉल होता है। और स्टेज 3 को बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, क्योंकि एमपी नेगेटिव चला। तो एमपी के बेस पे आप स्टेज के नाम, मीनिंग हो गया, अजम्पशंस डन, टेबल डन, डायग्राम कंप्लीट, एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट। ये आपका 6 नंबर का है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसके रीजंस भी हैं, बिल्कुल कराऊंगा। रीजन से पहले अगर मैं आपको एक चीज पूछूं जो पेपर में पूछी जा सकती है आपसे, एग्जामिनर भी आपसे पूछ सकता है कि एक रैशनल प्रोड्यूसर, एक समझदार प्रोड्यूसर कौन सी स्टेज में ऑपरेट करना चाहेगा? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3? आप सोचिए और बताइए। अगर आप बोलते हैं सर स्टेज 1, तो गलत बोल रहे हैं आप, क्योंकि स्टेज 1 में दिख रहा है आपको टीपी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन मैं बोलूंगा सर एक रैशनल प्रोड्यूसर स्टेज 2 में ऑपरेट करना चाहेगा, क्योंकि स्टेज 2 में उसका टीपी मैक्सिमम पहुंच गया है। एक प्रोड्यूसर को मैक्सिमम आउटपुट। बात रही फैक्टर्स की, तो स्टेज 2 में जो फैक्टर्स होते हैं वो ऑप्टिमम यूटिलाइज होते हैं, ना अंडर ना ओवर, ऑप्टिमम यूटिलाइज, और आपका टीपी मैक्सिमम भी होता है। तो एक रैशनल प्रोड्यूसर जो है वो हमेशा स्टेज 2 में ऑपरेट करता है। इसका आंसर ये है। क्यों ऑपरेट करता है आप क्या बोलोगे? बिकॉज फैक्टर्स आर ऑप्टिममली यूटिलाइज्ड, वेस्टेज नहीं होती, एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है।
तो स्टेज 2 में ऑपरेट करता है एक रैशनल प्रोड्यूसर, इसको आप ध्यान रखें बेटा, भूले नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट वाली बात है ये। कहां लिखी है आपको दिखा देता हूं। इसे बोलते हैं फेज ऑफ ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? फेज ऑफ ऑपरेशन। देखो ये रहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन नोट्स में है आपके, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। अ रैशनल प्रोड्यूसर will always seek to operate in phase 2 of law of variable proportions, क्योंकि फेज 1 में हम बढ़ा रहे हैं फैक्टर्स को, भी पूरी तरह से लगा ही नहीं है फैक्टर्स, लेकिन फेज 2 में जो होता है ना, प्रोड्यूसर जो है वो रैशनल प्रोड्यूसर ऑपरेट करता है, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं ऑप्टिमम यूटिलाइज होंगे, इसलिए फेज 2 में ऑपरेट करेगा, ना कि फेज 1 में, ना कि फेज। अब रीजंस पढ़ाऊंगा आपको थोड़ी देर में मैं। अभी रीजन से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी मैंने बोला कि एक रैशनल प्रोड्यूसर जो है वो स्टेज 2 में ऑपरेट करता है। स्टेज 2 का नाम तो बता दो एक बार, क्या था? देखो, स्टेज 2 में एमपी फॉल हो रहा है, तो नाम क्या था? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। तो स्टेज 2 में एक रैशनल प्रोड्यूसर ऑपरेट करता है, इस चक्कर में इस पे स्पेशल लॉ बना दी, इस पे एक स्पेशल लॉ बना दी। लॉ का नाम क्या रखा? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। भाई बात तो वही है, इस लॉ में भी फिक्स फैक्टर है, वेरिएबल भी है, बस टीपी जो है वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है और एमपी फॉल हो रहा है, इतना ही तो फर्क है। हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अगर एग्जाम में आ जाता है तो सिर्फ और सिर्फ स्टेज 2 को ही समझाना है, दैट्स इट। मीनिंग लिखना है सबसे पहले। कैसे लिखेंगे? मेरी बात सुनना, समझ में आ जाएगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टेट्स दैट, मैं आपको ना लॉ करके दिखा देता हूं अच्छे से, थोड़ी मेहनत कर लेते हैं, मजा आ जाएगा। लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। सबसे पहले दोस्तों आप बताओगे मीनिंग, किसका मीनिंग? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का मीनिंग बताएंगे आप लोग। क्या लिखेंगे? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स स्टेट्स दैट as we employ more and more units of variable factors, more and more units of variable factors with fixed factors, जैसे जैसे हम मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर लगाते हैं, किसके साथ? विद फिक्स फैक्टर्स। देन अब स्टेज 2 की बात लिखनी है सिर्फ आपको। देन टीपी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट एंड एमपी मस्ट फॉल। डिमिनिशिंग रिटर्न्स में एमपी जो होना चाहिए वो फॉल होना चाहिए, और एमपी जब फॉल होता है तो टीपी जो होता है वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा होता है। हमने देख लिया, नहीं देखा तो फिर से देख लो। स्टेज 2 में आपका टीपी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा होता है और एमपी फॉल हो रहा होता है। बस इतनी बात लिखनी है, ना स्टेज 1 की बात लिखनी है, ना स्टेज 3 की बात लिखनी है। तो आपको मीनिंग बताना है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद अजम्पशन सेम रहेंगी, जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की थी, कि ये लॉ भी शॉर्ट टर्म में है, फिक्स फैक्टर भी है, वेरिएबल भी है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, लेबर इक्वल एफिशिएंट है, सारी assumption सेम रहेंगी। लेकिन जब टेबल बनाओगे ना, यहां बच्चे गलती कर जाते हैं। टेबल में आपको सिर्फ स्टेज 2 ही दिखानी है, ओनली स्टेज 2। यूनिट्स ऑफ लैंड फिक्स फैक्टर दिखाओगे 1 1 1 1। यूनिट्स ऑफ लेबर बिल्कुल दिखानी पड़ेगी, इसके बिना काम नहीं चलेगा। 1 2 3 4 5, जीरो ना दिखाएं, जीरो ना दिखाएं, जीरो स्टेज 1 में होता है। एमपी आपको फॉल करना है तो पहले आप एमपी ही बना लें, जो मर्जी लिख दें, आपका जो मन करे। 10 8 6 4 2, जीरो मत दिखाना, नेगेटिव मत दिखाना। जीरो भी दिखा सकते हो, स्टेज 2 का एंड जीरो पे होता है वैसे। टीपी बनाओगे, एमपी को ऐड करके आना। 10 + 8 18 24 28 एंड 30, आप इतना दिखाओगे स्टेज 2 में, क्योंकि स्टेज 2 में एमपी फॉल होता है। एमपी फॉल ले लो कुछ भी, उससे टीपी निकाल लो एमपी को जोड़ के। अब जब डायग्राम बनाओगे तो सिर्फ और सिर्फ एमपी का ही डायग्राम बनाओगे, ना कि टीपी का। 10 8 6 4 2,
आपका एमपी इस तरह से फॉल होता हुआ आएगा और इसको नाम दे देंगे आप मार्जिनल प्रोडक्ट। यहाँ पे आप एमपी लिखेंगे, यहाँ पे आप यूनिट्स ऑफ लेबर लिखेंगे। देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स में आपको सिर्फ एमपी फॉल होता हुआ दिखाना है ना, तो एमपी फॉल दिखा दिया डायग्राम में भी, टेबल में भी। टीपी आपने निकाल के दिखा दिया, टीपी बनाने की जरूरत नहीं है आपको डायग्राम। तो इस लॉ में ऐसे ही होता है, देखो टीपी और एमपी बना दिए, डायग्राम सिर्फ एमपी का और एक्सप्लेन कर दिया। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो एक्सटेंशन है, वो बड़ी लॉ है इसकी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की, क्योंकि ये सिर्फ सेकंड स्टेज है, उसमें तीनों स्टेजेस हैं, है ना। सेकंड स्टेज स्पेशल क्यों बनाई हमने, क्योंकि रैशनल प्रोड्यूसर इसी स्टेज में ऑपरेट करते हैं, इसलिए स्पेशल स्टेज हमने बनाई। तो मीनिंग, अजम्पशन, टेबल, डायग्राम, एक्सप्रेशन। डायग्राम में सिर्फ एमपी का कर्व, टेबल में एमपी सिर्फ फॉल होता हुआ दिखना चाहिए, ना राइज ना नेगेटिव, ध्यान रखें। रिलेशन ऑफ एपीएमपी कर चुके हैं, टीपीएमपी कर चुके हैं, अब बचता क्या है इस चैप्टर में, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के रीजंस, कि स्टेज 1 क्यों ऑपरेट होती है, स्टेज 2 क्यों ऑपरेट होती है, स्टेज 3 क्यों ऑपरेट होती है। तो मेरे पास 2-2, 3-3 रीजन है, तो एग्जाम में स्पेशल क्वेश्चन बन जाता है इसके ऊपर, एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आई थिंक इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और एग्जाम में इसके आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। रीजन भी आ सकते हैं, पूरी लॉ भी आ सकती है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता क्या है मैंने बता दिया आपको, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 दिखा दिया आपको। अब बता रहा हूं रीजंस किसके, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के, सुनना ध्यान से। आपको टेबल से बताते हैं, बहुत इजी एग्जांपल लेके बताते हैं। देखो आप जब प्रोडक्शन शुरू कर रहे थे तो आपने यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड फैक्टर लिए, ओके, इसमें आपने फिक्स्ड फैक्टर को कांस्टेंट रखा। स्टेज 1 की बात कर रहा हूं मैं, शुरू शुरू की बात कर रहा हूं मैं। आपने लेबर भी लगा दी, लेबर 0, 1, 2, 3, 4 मान लीजिए, हमने वैसे 3 तक ली थी तो 3 तक ही लेते हैं। तो हमने यहां पर इस तरह से कुछ फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स ले लिए थे। एग्जांपल सुनो, एक शॉप आपने ओपन करी, एक फैक्ट्री आपने ओपन करी, कुछ भी आपने ओपन किया, आप प्रोडक्शन शुरू करते हैं, वहां पे आप एक मशीन लगा देते हैं। एक मशीन पे, अब मशीन बिल्कुल न्यू है, न्यू मशीनरी, इस पे आपने एक लेबर लगाई, 2 लेबर लगाई, 3 लगाई, आपकी मशीनरी आपको आउटपुट देना तैयार शुरू कर देगी। लेकिन क्या आपकी वो आउटपुट आ पाएगी जो आपको चाहिए? अभी प्रोडक्शन शुरू हुआ है, एक लेबर लगाई है, 2 लेबर लगाई है, 3 लगाई है, प्रोडक्शन शुरू कर दिया जस्ट। तो धीरे 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 प्रोडक्शन आपका बढ़ता जा रहा है। तो हम देखते हैं कि अभी फैक्टर जो है, मशीन जो है, वो फुली यूटिलाइज नहीं हुई है। अभी मशीन जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड है, अभी मशीन जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड है। इस मशीन पे मैक्सिमम मैं बोलता हूं 7 लेबर लग सकती है, हमने भी सिर्फ 3 लगाई, हम चौथी लगाएंगे, 5वीं लगाएंगे, छठी लगाएंगे, 7वीं लगाएंगे। जब मशीन फुल यूटिलाइज हो जाएगी तब जाके आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन को दे पाएगी। पर स्टेज 1 में ऐसा नहीं होता, स्टेज 1 में सिर्फ थोड़े से लेबर हम लगाते हैं, तो मशीन रिमेन्स अंडर यूटिलाइज्ड। हम बोलते हैं टीपी फटाफट इंक्रीजिंग रेट से आपका आ रहा है। तो स्टेज 1 का रीजन देखो, बेटर यूटिलाइजेशन, या आप लिख सकते हो यहाँ पे अंडर यूटिलाइजेशन भी, गलत नहीं होगा एग्जाम में आपका। इन द फर्स्ट फेज द सप्लाई ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स इज टू लार्ज, मशीन बहुत बड़ी है लेकिन लेबर थोड़ी थोड़ी लगी है, टू फ्यू, 1, 2, 3 लेबर लगाई है, 7 लेबर लग सकती है इस मशीन के, मैंने बोला। तो जब तक हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाएंगे फिक्स फैक्टर के साथ, तब तक आपका टीपी इंक्रीजिंग रेट से आता जाएगा, क्योंकि आपकी मशीन अभी फुल यूटिलाइज नहीं हुई है, अंडर यूटिलाइज है। इस समय पर लेबर की भीड़ भाड़ नहीं है मशीन के ऊपर, बहुत खुला खुला काम कर रहे हैं सब मशीन के ऊपर, देखो अभी कोई भीड़ भाड़ नहीं है। लेकिन मान लो यहाँ पे एक लेबर और आ गई, एक और आ गई, एक और आ गई, एक और आ गई, सबको काम करने में अब तकलीफ हुआ करेगी, क्योंकि बहुत सारे लेबर होगी, इसको धक्का, उसको धक्का देगी, उसको धक्का देगी, मतलब जब लेबर की भीड़ हो जाए ना मशीन के ऊपर तो काम नहीं कर पाते लेबर। वो बात की बातें हैं।
अभी यहां पर सिर्फ लेबर बहुत थोड़ी सी है, 3 लेबर लगाई है हमने और मशीन अंडर यूटिलाइज है, एफिशिएंसी बहुत बढ़िया वाली है, प्रोडक्शन बहुत मैक्सिमम तरीके से आ रहा है। तो फर्स्ट स्टेज में आप रीजन जब लिखेंगे तो बोलेंगे कि फिक्स फैक्टर बहुत ज्यादा होते हैं, वेरिएबल बहुत कम होते हैं। अभी हम बोल सकते हैं कि मशीन इज या फिक्स फैक्टर जो है वो अंडर यूटिलाइज है, बेटर यूटिलाइज हो रहा है। ये फर्स्ट रीजन हो गया आपका। दूसरा, एफिशिएंसी ज्यादा होगी, वेरिएबल फैक्टर्स के प्रोडक्शन करने की जो एफिशिएंसी होगी, कॉस्ट कम लाएंगे वो, मशीन बिल्कुल न्यू है, वेस्टेज नहीं हो रही होगी क्योंकि बहुत कम लेबर लगी हुई है अभी, तो एफिशिएंसी बहुत बढ़िया होगी, स्पेशलाइजेशन होगी, तो प्रोडक्शन कैसे आ रहा होगा, इंक्रीजिंग रेट से आ रहा होगा। लेकिन जब आप लोग स्टेज 2 में आओगे तो स्टेज 2 में मतलब आपने 7 लेबर लग सकते हैं, सातों लगा दी, जितनी लेबर लग सकती है आपने लगा दी। अब हम बोलेंगे मशीन को जितने लेबर की जरूरत थी, जितनी मशीन की कैपेबिलिटी थी, उतनी लेबर आपने लगा दी। अब मशीन जो है वो ऑप्टिमम यूटिलाइज हो रही है या फिर फुल यूटिलाइज हो रही है, इस समय पर आपका टीपी मैक्सिमम आ जाएगा। तो सेकेंड स्टेज का रीजन क्या लिखोगे दोस्तों, कि आपके जो फैक्टर्स हैं, फिक्स फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स, अब उनका यूटिलाइजेशन कैसा हो रहा है, ऑप्टिमम, इसलिए आपका टीपी मैक्सिमम आ जाएगा। अब लेबर और मशीन दोनों फैक्टर लग चुके हैं, जितने रेशियो में लगने रेशियो में लगा चुके हैं, बोथ आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नाउ। जितनी लेबर चाहिए उतनी आपको लेबर भी चाहिए होगी, जितनी आपको मशीन उतनी आपको मशीन भी चाहिए होगी। हम ऐसा नहीं कर पाएंगे अब कि लेबर हटा के सिर्फ मशीन से काम कर लो, मशीन हटा के लेबर से काम कर लो, दोनों चाहिए और उतनी ही क्वांटिटी में जितनी आपको जरूरत है। तो दे आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, वी कैन नॉट सब्स्टिट्यूट लेबर फॉर मशीन, मशीन फॉर लेबर, जितने चाहिए उतने आपको चाहिए ही चाहिए। इसको हम बोलते हैं रैशनल प्रोड्यूसर की स्टेज, स्टेज 2। लेकिन स्टेज 3 में क्या होगा, हम बहुत ज्यादा ही लेबर लगा चुके होंगे, 7 लेबर की जरूरत थी, आपने 9 लगा दी, 10 लगा दी। इसका मतलब क्या है कि मशीन इज नाउ बिकम ओवर यूटिलाइज्ड। अब वो प्रोडक्शन ज्यादा नहीं देगी, वो कम देना शुरू कर देगी, एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, इनएफिशिएंसी हो जाएगी, उस समय पर टीपी आपका फॉल होना शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज के जो रीजन थे उसके उल्टे रीजन हो जाएंगे स्टेज 3 में। फैक्टर्स जो है, फिक्स फैक्टर्स कम पड़ गए, अब लेबर बहुत ज्यादा हो गई है। फर्स्ट स्टेज में क्या था, लेबर बहुत कम थी, फिक्स फैक्टर बहुत ज्यादा थे, एफिशिएंसी बिल्कुल रही नहीं क्योंकि फैक्टर में कोऑर्डिनेशन अब रहा नहीं, लेबर बहुत ज्यादा ही होगी, एफिशिएंसी कम होने की वजह से आपका टीपी फॉल हो जाएगा। ये रीजन होते हैं आपके लॉ ऑफ वैल्यू क्वेश्चन के। फर्स्ट और थर्ड स्टेज दोनों समझ में आती है, आपस में ऑपोजिट है। फेज 2 मैंने अलग से बता ही दिया था आपको, फेज 2 रैशनल प्रोड्यूसर स्टेज ऑपरेट करता है उस स्टेज में, क्यों, क्योंकि वहां ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है फैक्टर्स। तो तीनों स्टेज के रीजन बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, हमने समझ लिए, 2-3 बार पढ़ेंगे आपको लर्न भी हो जाएंगे। तो पेपर में रीजन को छोड़े ना, रीजन के ऊपर भी स्पेशल क्वेश्चन बनता है, स्टेज 1 के पूछ सकते हैं, 2 के भी, 3 के भी। तीनों स्टेज के नाम याद रखें, स्टेज 1 का नाम क्या था, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, स्टेज 2 का डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर और स्टेज 3 का नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। इस शॉर्ट रन की लॉ है, लॉ का नाम क्या है, रिटर्न्स टू फैक्टर या फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स पे छोटा क्वेश्चन बनता है, 3 का या 4 का, उसे उस तरह से करें। लेकिन इस चैप्टर में भी न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आपको फॉर्मूलाज बताऊंगा, उनके अलावा कोई और फॉर्मूला यूज नहीं होगा, सिर्फ 4-5 फॉर्मूला हमारे सामने है। सबसे पहला, अगर आपको टीपी निकालना है तो एमपी को सम करके निकाल सकते हैं, एवरेज प्रोडक्ट को लेबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आप टीपी निकाल सकते हैं। ये दो ही फॉर्मूले हैं टीपी के बस। आपको एपी निकालना है, आप टीपी को डिवाइड करिए लेबर से, एपी आ जाएगा, एक ही फॉर्मूला है इसका हमारे पास। आप एमपी निकालना चाहते हैं तो आप टीपी एन माइनस 1 से भी निकाल सकते हैं, और चेंज इन टीपी बाय चेंज इन लेबर से भी निकाल सकते हैं जब यूनिट जम्प्स में हो सिर्फ, अदरवाइज इससे निकालेंगे। इतने से फॉर्मूला है और सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, वेरिएबल फैक्टर मतलब यहाँ पे लेबर है, टीपी आपको दिया हुआ है, इसको टीपी को डिवाइड करेंगे लेबर से, आपका एपी आ जाएगा, टीपी में से माइनस करते जाएंगे तो आपका एमपी आ जाएगा, क्योंकि एक एक यूनिट बढ़ रही है, सीधा आप निकाल सकते हैं माइनस करके, सिंपल है। मेन जो क्वेश्चन है ना वो ये है, एग्जाम में आने के चांस होते हैं मिसिंग वैल्यूज वाले, ये मिसिंग वैल्यू आपको निकालनी है, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं। 8th क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले आप खुद से ट्राई करना, मैंने करा दिया तो आप कर ही लेंगे।
क्योंकि है ही 2-3 क्वेश्चन, खुद से ट्राई करने आपको। मिसिंग वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला सिर्फ ये वाले यूज होंगे, इसके अलावा कोई और फॉर्मूला यूज नहीं होगा। आप कर पाएंगे मिसिंग वाले क्वेश्चन, दिक्कत नहीं आएगी। आएगी तो मैं बैठा हूं, मैं बिल्कुल डाउट लूंगा। लेकिन मिसिंग वैल्यू के बाद देखो, मिसिंग के 2 ही 3 क्वेश्चन है, ये दोनों आपको ही करने, ठीक है, 2 ही क्वेश्चन है। मिसिंग के बाद एक क्वेश्चन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इन क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि कौन सी यूनिट से लेकर कौन सी यूनिट तक स्टेज 1 है, कहां तक स्टेज 2 है, कहां तक स्टेज 3 है। कैसे करने हैं क्वेश्चन, सुनेंगे ध्यान से। यहां पे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। इसमें आपको टीपी दिया हुआ है, आप एमपी निकाल लेंगे। मैं एमपी निकालता हूं। एमपी आएगा डैश पहले, फिर आएगा 10 माइनस 0 10, फिर आएगा 18, फिर आएगा 45 माइनस 28, कर लेते हैं। 48 माइनस 28 दैट इज 20, सॉरी 45 है। 45 माइनस 28 इज इक्वल टू 17। 52 माइनस 45 दैट इज 7, फिर 0। 52 48 माइनस 52 इज इक्वल टू माइनस का 6, माइनस का 4। ये आपका आ गया। अब ध्यान से देखें, आपका एमपी जो है वो यहां तक बढ़ रहा है, यूनिट नंबर 2 तक आपका एमपी बढ़ रहा है, तो ये स्टेज 1 मानी जाएगी। एमपी से देखना आपको। उसके बाद कम हो गया, 17 हो गया, फिर 7 हो गया, 0 हो गया, यहां तक आपका एमपी 0 हो गया। यहां से लेके 2 से लेके 5 तक आपकी फेज 2 होगी, क्योंकि आपका एमपी फॉल हो रहा है, नेगेटिव चला गया। 6 यूनिट पे आपका एमपी नेगेटिव है, तो ये आपकी स्टेज 3 होगी। ये आपका डिवाइड यहां तक हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज 0 से लेके 2 तक है, सेकेंड स्टेज 2 से शुरू होगी 5 तक है, थर्ड स्टेज आपकी 6 वाली है। देखो दिया ऐसा कि नहीं, फर्स्ट फेज सेकेंड यूनिट तक है, सेकेंड फेज 3 से 5 यूनिट तक है, और थर्ड स्टेज आपकी 6 यूनिट पे। इस तरह से आपको समझाना। आप जब टेबल बनाएंगे, पहला कॉलम लेबर का, दूसरा कॉलम टीपी का, तीसरा कॉलम एमपी का, चौथा कॉलम रिमार्क्स का बनाएंगे। और रिमार्क्स में क्या लिखेंगे, स्टेज के नाम, कौन सी स्टेज कहां तक, तब आपको प्रेजेंटेशन अच्छी मानी जाएगी, आपको पूरे मार्क्स बनेंगे। इस तरह से करना है। ये वाला क्वेश्चन भी, सारे क्वेश्चन सेम। अब आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। आई होप आप सब बच्चों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में क्या थे, एपी एमपी का रिलेशन, भूल कर भी मत छोड़ना, उस पर इंडायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद रीजंस, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ये 3 टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बेसिक। ओके, मेरी बात को ध्यान से सुना करो, उनको प्रैक्टिस किया करो। जो इंपॉर्टेंट बताता हूं वो सच में इंपॉर्टेंट। ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।